Hello everyone. Today topic is elements of distribution system. So distribution systems means the power is transferred from substation to the load. इसमें आपके एलिमेंट में क्या कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फीडर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सर्विस लाइन और सर्विस मैन्स होता है. तो फीडर क्या होते हैं? द पावर लाइन्स विच कनेक्ट सब स्टेशन टू द डिस्ट्रीब्यूटर आर कॉल्ड फीडर्स. ओके, फीडर्स की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें करेंट एज ईच पॉइंट इज कांस्टेंट रहता है, द लेवल वोल्टेज में बी डिफरेंट. ओके, सेकेंड वर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं? दोज टैपिंग विच एक्सट्रैक्टेड फॉर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई टू द कंज्यूमर्स और द लाइन्स फ्रॉम वेयर कंज्यूमर गेट्स इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई नोन एज डिस्ट्रीब्यूटर. तो फीडर से लेके जहाँ पे कंज्यूमर आपके घर के जो पोल होते हैं वहाँ तक का लाइन जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर लाइन्स होता है आफ्टर फीडर के बाद. तो डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइन की प्रॉपर्टी होती है, इसमें आपका करंट वेरी करता है लेकिन आपका वोल्टेज फिक्स रहता है. ठीक है. तो थर्ड वन इज सर्विस लाइन्स आर सर्विस मैन. तो सर्विस लाइन्स और सर्विस मैन क्या आते हैं? आपके घर के बगल में जो पोल रहते हैं तो उस एक केबल लेके आप जो उस पोल में आप लाइन कनेक्ट करते हो और अपने घर में ले आते हो, आप घर के मेंस में कनेक्ट करते हो. दैट इज कॉल्ड सर्विस लाइन्स आर सर्विस मेंस. ये आपका 230 वोल्ट या सिंगल फेज लाइन होता है या 400 वोल्ट 3 फेज एसी लाइन्स होता है. ओके, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के मेथड क्या हैं? सोर्स फेड एट वन एंड, सोर्स फेड एट टू बोथ एंड्स एंड रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो इसमें टाइप कौन से होते हैं? पहला है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज़ यूज अप टू 220 वोल्ट डीसी यूज इन सब स्टेशन जनरेटर स्टेशन फॉर इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के लिए डीसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं. एसी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज करते हैं? पब्लिक यूटिलिटी के लिए. ओके, तो पहला मेथड हम देखते हैं सोर्स फेड एट वन एंड. तो सोर्स फेड एट वन एंड में सबसे पहले हम देखते हैं कि डीसी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे आपका वोल्टेज सप्लाई डीसी और यहाँ पे आपके लोड रहे. ठीक है, सपोज दैट दिस इज होम 1 होम 2 होम 3 या मोटर 1 मोटर 2 मोटर 3. तो इसमें करंट I1 I2 I3 और यहाँ से यहाँ के बीच में रेजिस्टेंस L1, यहाँ BC जो वायर है उसका रेजिस्टेंस L2, CD जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसका रेजिस्टेंस L3. तो अगर R रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होगा? वो हम 2R रखते हैं. तो RAB का लेंथ कितना होगा? रेजिस्टेंस ऑफ AB लेंथ 2R L1, रेजिस्टेंस ऑफ BC डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 2R L2, रेजिस्टेंस ऑफ CD 2R L3. तो ठीक है, इसी को हम रिप्रेजेंट इस तरह कर सकते हैं, AB लेंथ, BC लेंथ, CD लेंथ और यहाँ पे जो पावर जा रही है करंट A3, करंट I2, करंट I1 और यहाँ से हम वोल्टेज दे रहे हैं. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सर्किट, डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट. तो इसके लिए हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो फर्स्ट वन इज वोल्टेज एट नोड्स हम कैलकुलेट करते हैं. तो जैसे सपोज दैट अगर हमें ए पॉइंट पे वोल्टेज चाहिए तो VA क्या होगा? जो आप सप्लाई दे रहे हैं दैट इज VB क्या होगा? यहाँ पे I3 करंट है, फिर यहाँ पे I2 है, तो यहाँ इस पॉइंट पे इस लाइन में कितनी करंट होगी? I2 प्लस I3. इस लाइन में I1 प्लस I2 प्लस I3. ठीक है, तो AB में तीनों करंट जा रही है, रेजिस्टेंस IB है, तो VB पॉइंट कैसे निकलेगा? VA माइनस I इंटू R. तो V माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3 इंटू रेजिस्टेंस ये, यानी VA पॉइंट हमें मालूम है, VB पॉइंट निकालना है, तो टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस वो आप सेपरेट कर दीजिए तो VB पॉइंट मिलेगा. VC पॉइंट कैसे निकलेगा? VB आप कैलकुलेट कर चुके हैं उसमें, जिसमें इस लाइन में कितना करंट जा रहा है, टोटल रेजिस्टेंस. ठीक है, I2 प्लस I3 इंटू RBC. तो आप VC कैलकुलेट कर लेंगे. अब VD कैसे होगा? सेम उसी प्रकार वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम A से पॉइंट D तक कितना ड्रॉप हुआ? VA माइनस VD कैलकुलेट करिए, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, AC डिस्ट्रीब्यूशन. AC डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं? सेम है, बस यहाँ पे आपका AC लोड्स हैं, दैट इज इट अकर्स एट ए पावर फैक्टर. तो सेम हमने एग्जांपल लिया है, बस यहाँ पे लोड हमने I3 का लिया यूनिटी पावर फैक्टर, दैट मीन्स पावर फैक्टर 0. यहाँ पे हमने लीडिंग लोड लिया है, दैट मीन्स 5.2 इज आपका पॉजिटिव. और यहाँ पे लैगिंग लोड लिया है, दैट मीन्स 5.1 इज आपका लैगिंग हुआ, दैट मीन्स निगेटिव. तो सेम कंडीशन वही है. वोल्टेज एट ए पॉइंट क्या होगा? VA इक्वल टू V. VB क्या होगा? टोटल करंट इनटू इम्पिडेंस. वहाँ पे हम DC पार्ट में रेजिस्टेंस लेते थे,
तो टोटल करंट है उसका हम फेज एंगल भी लेंगे। तो जैसे वी बी पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है, तो वी ए माइनस टोटल करंट कितना है, I3 में यूनिटी पावर फैक्टर है तो I3 एंगल 0 प्लस I2 एंगल φ2, ठीक है, क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर है, और लैगिंग है तो प्लस I1 एंगल माइनस φ1, और जो इस लाइन का जो इम्पिडेंस है Z1 θ1, ठीक है। इसी प्रकार VC के लिए क्या होगा, VB माइनस टोटल करंट, इसमें जितनी करंट फ्लो हो रही है और जितना इम्पिडेंस है। इसी प्रकार VD VC माइनस जितने करंट है जितना रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन है। तो वोल्टेज ड्रॉप और डिस्ट्रीब्यूशन VAD VA माइनस VD। ऑब्जेक्टिव क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, यूनिफॉर्म वोल्टेज टू द ऑल द इक्विपमेंट एंड कंज्यूमर्स, यानी हर जगह कंज्यूमर्स और ऑल द इक्विपमेंट पे यूनिफॉर्म वोल्टेज मिले, और रिलायबल पावर सप्लाई टू द कंज्यूमर्स। ओके, तो फाइंड द वोल्टेज एट नोट फॉर द सर्किट शोन बिलो। मैंने एक एग्जांपल लिया है सेम इसी प्रकार का, लाइन AB, लाइन BC, लाइन CD, इसमें आपका 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 220 वोल्ट सप्लाई है। VA इक्वल टू 220 वोल्ट। VB क्या होगा, यहाँ पे 20 एम्पियर है, यहाँ पे 15 एम्पियर है, तो इसमें कितना करंट जाएगा, 20 प्लस 15 यानी 35। इसमें आपका यहाँ इधर 10 एम्पियर है, तो इस पार्ट में 35 प्लस 10 यानी 40। तो इस AB पार्ट में 45 एम्पियर, BC पार्ट में 35 एम्पियर, CD पार्ट में आपका 20 एम्पियर। तो VB क्या होगा, VA माइनस 45 इंटू 0.1, तो ये होगा 215.5। VC कितना होगा, 215.5 माइनस 35 इंटू 0.15, तो ये होगा 210 पॉइंट समथिंग। VD आपका इसी कैलकुलेट करेंगे तो टोटल ड्रॉप कितना डिस्ट्रीब्यूटर होगा, 13.75, यानी 220 वोल्ट दिए हैं, यहाँ पे D पॉइंट पे कितना मिल रहा है, 206.2 पॉइंट, यानी 13.75 का वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। इसके ड्रॉपबैक क्या है, वोल्टेज फ्रॉम वन एंड से द कंज्यूमर विच इज़ फार अवे फ्रॉम द सोर्स एंड, जो कि सोर्स से जो सबसे दूरी पर है, इट सफर्स लेस वोल्टेज और नॉट रिलायबल सप्लाई, क्योंकि रिलायबल सप्लाई का मीन आपको वोल्टेज यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी सबको इक्वल वोल्टेज के अक्रॉस मिलना चाहिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सोर्स फेड फ्रॉम बोथ एंड, ठीक है। तो अगर हम लाइन AB BC CD, मैंने वही एग्जांपल लिया है, तो यहाँ इधर से भी हमने सप्लाई दिया है, और पॉइंट D जो सबसे कम वोल्टेज जो सफ़र करता था वहाँ पे अभी हमने सप्लाई दिया है, ठीक है, VB। तो इससे के कारण क्या होगा, दैट इज कॉल्ड सोर्स फेड फ्रॉम बोथ एंड्स, यानी इधर से भी सप्लाई इधर से भी सप्लाई। इसके कारण क्या होगा, जो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो हम इंक्रीज करते हैं। और पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सपोज यहाँ पे I3 करंट जा रही है, इधर I2, इस वाले पॉइंट में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट A। इसमें करंट IA जा रहा है, ठीक है, I1 करंट इधर जा रहा है, तो इसमें कितना करंट होगा, IA माइनस I1। फिर इधर I2 करंट हो रहा है, तो इस पॉइंट में कितना पॉइंट जाएगा, IA माइनस I1 माइनस I2, ठीक है, दैट मीन्स इट इक्वल टू I3 के बराबर। तो नोड ऑफ मिनिमम पोटेंशियल के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, एज्यूम IA फ्रॉम VA, कैलकुलेट IA यूजिंग VA माइनस VB, क्या होगा, IA इंटू R1, ओके, प्लस IA माइनस यहाँ पे B पॉइंट है, या इसको D पॉइंट मान लीजिए, तो VA माइनस VD हमें यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ड्रॉप हमें फाइंड आउट करना है। तो VA माइनस यहाँ VD कर लीजिएगा, तो IA इंटू R1 प्लस IA माइनस I1 इंटू R2 प्लस IA माइनस I1 माइनस I2 इंटू R3। तो कैलकुलेट IA माइनस I1, ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। जहाँ पे ये करंट निगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट निगेटिव पोटेंशियल, मतलब मिनिमम पोटेंशियल पे। अभी हमने सोर्स फेड फ्रॉम वन एंड पे देखा था, इसमें D पॉइंट आपका सबसे कम पोटेंशियल पे था, लेकिन अगर सोर्स फेड फ्रॉम बोथ एंड से देखना चाहेंगे कि इसका मिनिमम पोटेंशियल है, तो इस ब्रांच में हम करंट फाइंड करेंगे, जहाँ पे करंट निगेटिव हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट द मिनिमम पोटेंशियल, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, सेम ऊपर का थ्योरी पार्ट। 220 वोल्ट हमने इधर से दिया, करंट IA इधर यहाँ से दिया, इसमें 10 एम्पियर करंट, IA माइनस 10, फिर इधर 15, फिर IA माइनस 25, ठीक है, यानी इक्वल टू 20। तो यहाँ पे 217, तो VA इक्वल टू 220 वोल्ट, VA माइनस VD हम ड्रॉप निकालेंगे, 220 माइनस 217, इधर 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, इधर 217, तो VA 220 माइनस 217 किसके बराबर होगा, IA इंटू 0.1, IA माइनस 10 इंटू 0.15, IA माइनस 25 इंटू 0.2। तो कैलकुलेट IA करंट। अब हम करंट निकालेंगे, तो IA की वैल्यू यहाँ पे इस ब्रांच में करंट IA है, इस ब्रांच में IA माइनस 10 कितना आया, 11 पॉजिटिव
पॉजिटिव वैल्यू आया, ठीक है, 11.1 है, यानी नोड बी आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है। आई ए माइनस 25 ये आपका क्या नेगेटिव पोटेंशियल है। तो यहाँ करंट निगेटिव हो रहा है, दैट मीन्स करंट निगेटिव का मतलब करंट इधर से आ रहा है, दैट मीन्स आपका सी पोटेंशियल जो है ये आपका वी सी वोल्टेज वो आपका मिनिमम है। और उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 220 माइनस 21.1 इंटू 0.1, फिर आप माइनस 21.10 इंटू 0.15, तो वी सी आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें हम कंक्लूजन यहाँ से देखते हैं कि सोर्स फ्रॉम वन एंड से हमने देखा था कि 200 फ्रॉम ए से फ्रॉम डी तक यहाँ पे 220 वोल्ट, और यहाँ पे वोल्टेज आप घटते गया, डी पॉइंट पे सबसे कम वोल्टेज हमने फाइंड किया। लेकिन अगर बोथ सोर्स एंड से मेथड यूज करते हैं तो इस डी पॉइंट का वोल्टेज इंक्रीज हो गया और मिनिमम पॉइंट कौन सा हो गया, सी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कंपेरिजन दे सकते हैं, ए पे सेम वोल्टेज है, बी पे वोल्टेज बढ़ गया, सी पे भी वोल्टेज बढ़ गया, डी पे भी वोल्टेज बढ़ गया। तो पावर फिट फ्रॉम द बोथ सोर्स इन, इससे हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पावर सप्लाई और यूनिफॉर्म वोल्टेज हम प्रोवाइड कराते हैं। ओके, आपका लास्ट है रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होगा, आपके सारे लोड एक रिंग में कनेक्टेड रहेंगे। सपोज दैट ये आपका पावर सप्लाई, फिर ये आपका मेन वायर आपका, ये आपका यहाँ पे लोड 1, फिर आपका ये मेन लाइन लोड 2, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो V इक्वल टू V होगा, ठीक है। अगर यहाँ से हमने करंट प्रोवाइड किया, यहाँ से करंट डिलीवर हुआ IA, तो IA इंटू R1 के बाद यहाँ पे लोड करंट I1, तो यहाँ पे कितना करंट होगा, IA माइनस I1। इसी प्रकार यहाँ पे करंट I2 जा रहा है, तो यहाँ इस वाले ब्रांच पे कितना करंट होगा, IA माइनस I1 माइनस I2, ठीक है। और ईच वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ R1 R2 R3, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका रिंग सिस्टम है, ठीक है, यानी जहाँ से आप सप्लाई दिए, फिर उसके बाद अल्टीमेटली घूम के आपको फिर पोटेंशियल पे आना है। तो VA माइनस VA क्या होगा, ठीक है, तो वो आपका जीरो होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा क्योंकि रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और टोटल ड्रॉप कितना होगा, IA R1, IA माइनस I1 इंटू R2, IA माइनस I1 माइनस I2 इंटू R3। कैलकुलेट आइए, अगर आपको मिनिमम पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो चेक फॉर साइन, जहाँ पे आपका करंट चेंज होगा दैट मीन्स उसके पहले वाला वो पोटेंशियल क्या होगा, वो जीरो होगा। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और रेडियल फीडर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रेडियल फीडर एंड रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो इसकी वजह से, इसके हेल्प से आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड रेडियल फीडर। तो यहाँ से आपका पावर जनरेट हुआ, यहाँ पे 4 सब स्टेशन मैंने लिया, सब स्टेशन 1, सब स्टेशन 2, सब स्टेशन 3 एंड सब स्टेशन 4। तो वो सब स्टेशन आर कनेक्टेड एज ए रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। हर एक सब स्टेशन से लोड कनेक्ट है, ठीक है, ये रहा। लास्ट में जो सब स्टेशन 5 है, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर हमने लगाया है, और यहाँ पे लोड है, पॉइंट ए पे लोड कितना I1, पॉइंट बी पे लोड I2, पॉइंट सी पे I3। तो यहाँ पे जो पावर फ्रॉम फेड वन इंड को हम क्या कहते हैं, रेडियल फीडर, इट एक्ट एज ए रेडियल फीडर, ठीक है, क्योंकि पावर यहाँ से A1 पॉइंट से जाता है, लास्ट पॉइंट पे जो वोल्टेज सबसे कम होता है दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ रेडियल फीडर। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन लॉस मिनिमम होते हैं, ठीक है, और करंट कैरियर करंट प्रोटेक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है। कैरियर करंट प्रोटेक्शन क्या होता है, अगर हमें सपोज दैट लोड ज़्यादा हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी आपके सिस्टम की, पावर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ठीक है। सपोज दैट एक डेविएशन होता है कि मतलब आप ±5% फ्रीक्वेंसी तक पावर जनरेटर या कोई भी सिस्टम या कोई भी पावर प्लांट उस लिमिट के बाद आपका पावर फेल्योर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सपोज दैट लोड ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं तो क्या होता है, यूजिंग कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम से हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो उसके कारण सपोज दैट लोड आपका इंक्रीज होते जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब स्टेशन 5 के बाद जो लोड है उसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ जनरेटर से हम यहाँ पे जनरेटर फ्रीक्वेंसी देखते जाएंगे। अगर यहाँ पे 47 पॉइंट तक सपोज दैट लिमिट अवेलेबल है, ठीक है, लोड बढ़ाते गए 50 से 49, 48, 47 होगा,
लेकिन 47 के बाद ये जो जनरेटर है, जो पावर जनरेट कर रहा है, इसका ये लिमिट है कि इसका पावर ब्रेकडाउन ना हो, जिससे कि सिस्टम बैठ ना जाए, कि 47 फ्रीक्वेंसी के बाद सिस्टम नहीं बैठना चाहिए, यानी 47 के बाद 46 फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी 46.9 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, कैरियर करंट प्रोटेक्शन से हम क्या करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं। तो अगर लोड बढ़ते गया, अगर फ्रीक्वेंसी 47 लिमिट तक आ गया है, तो वो क्या करेगा, यूजिंग कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम से किसी भी सब स्टेशन के लोड को डिस्कनेक्ट कर देगा, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये लेवल टू अप्रॉक्स टू 50 के होगा, आसपास रहेगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस पावर के बीच में ये ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी वर्सेस पावर का। सपोज दैट आपका फ्रीक्वेंसी 50 था सिस्टम की, तो उस पर पावर 100 मेगावाट था। अगर लोड और बढ़ते गया 110 मेगावाट कर दिए, तो 50 से 49 हो गया, 120 मेगावाट। ठीक है, लोड बढ़ाते गए 48.5। अगर हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो यानी लोड फ्रीक्वेंसी और घटते जाएगी। एक समय के बाद क्या होगा, यूजिंग कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम्स की भी हेल्प से हम क्या करेंगे, लोड को डिस्कनेक्ट कर देंगे, जिससे के कारण आपका सिस्टम पावर फेलोर या पावर ब्रेकडाउन ना हो। ठीक है, तो इस पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेज ऑफ रेडियल फीडर। रेडियल फीडर का एडवांटेज क्या है, बिकॉज ऑफ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस आर मिनिमम, यूज एज लोड रेगुलेशन कंट्रोल यूनिट बाय द यूजिंग कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम फॉर कंट्रोलिंग द सिस्टम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम का हम यूज क्या किस लिए करते हैं, फॉर द लोड रेगुलेशन। डिसएडवांटेज क्या है इसके रेडियल फीडर के, द कंज्यूमर फार अवे, जो कंज्यूमर सोर्स से सबसे दूरी पे है वो लो वोल्टेज सफ़र करता है, और रिलायबल पावर सप्लाई इज डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि अगर वो पावर बंद हो गया तो आपको पावर किसी घर को भी पावर आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इट इज़ ड्रॉबैक ऑफ द रेडियल फीडर। एडवांटेज ऑफ रेडियल फीडर क्या है, एक रिंग में डिस्कनेक्ट होने की वजह से अगर कोई पार्ट फॉल्टी है लेकिन तो उसके अगल बगल वाले पार्ट आपके डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। तो यूनिफॉर्म वोल्टेज टू ऑल द कंज्यूमर्स, रिलायबल पावर सप्लाई इज पॉसिबल। डिसएडवांटेज क्या है, अगर बिकॉज ऑफ मोर ट्रांसमिशन लॉसेस आर हायर। ओके, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे ये आप रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एक ट्रांसमिशन लाइन ये है, सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो रिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मोर ट्रांसमिशन लाइन होने की वजह से यहाँ पे मोर लॉस होते हैं, जबकि रेडियल फीडर में एक ही डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन लाइन है, तो ओनली वन लॉस होगा। ओके, नाउ कम टू द मेन बेसिक पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दिस पार्ट। ओके, तो यहाँ से आप देखिए, जैसे यहाँ से आपका पावर जनरेट होगा, ये दिस इज योर पावर प्लांट, दैट मीन्स न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जो जनरेट वोल्टेज होगा 11 kV या 15 kV पे जो वोल्टेज जनरेट हुआ, ये यहाँ पे आया। यहाँ ये आपका पावर ट्रांसफार्मर है। पावर ट्रांसफर केवल जनरेटर जो स्टेशन होता है वहीं पे बगल में पावर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पावर ट्रांसफर। ये क्या करेगा, 11 kV लाइन को 420 kV या 765 kV लाइन को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, 11 kV से 420 kV या 765 kV में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर हमेशा सोर्स जो स्टेशन होते हैं वो वहीं पे केवल लगते हैं, बाकी और कहीं भी पावर स्टेशन नहीं लगता। ये जो आप पावर ट्रांसफार्मर देख रहे, ये आपके पावर ट्रांसफार्मर नहीं है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। पावर ट्रांसफार्मर केवल आपका पावर स्टेशन के पास होता है। तो यहाँ से आपका 220 kV या 400 kV या 765 kV जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसमें आपके दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो यहाँ से ये जो 400 kV की लाइन जो आती है या 765, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन में फिर क्या करते हैं, वोल्टेज आपका थोड़ा सा लो करते हैं, जैसे आपका 400 से 132 kV पे कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारे पास पावर आता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पे, यहाँ पे सब स्टेशन है, तो ये आपका ट्रांसमिशन पार्ट यहाँ तक हो गया, एंड हो गया। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, क्योंकि आपके जो लोड होते हैं, कभी कभी बड़े बड़े लॉज इंडस्ट्री होते हैं या स्कूल्स या हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, सपोज अगर आपकी इंडस्ट्री है तो सपोज दैट वहाँ पे 33 केवी या 11 केवी की रिक्वायरमेंट होगी। हॉस्पिटल्स या ये सब हैं तो यहाँ पे 11 केवी की रिक्वायरमेंट है। इंडस्ट्री है कोई भी तो वहाँ पे 11 केवी या 33 केवी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपका यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 66 केवी लाइन होगी। ठीक है, और 11 केवी यहाँ पे आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगा। ठीक है, अगर हमारा स्मॉल लोड है जैसे घर और के लिए है तो यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ये आपका 11 केवी लाइन, ठीक है, ये सॉरी 33 केवी लाइन, फिर यहाँ से ये कन्वर्ट होगा डिस्ट्रीब्यूशन 11 केवी लाइन, फिर यहाँ से आपका घर को जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप अभी हमने ऊपर पढ़ा एलिमेंट्स में। ठीक है, तो फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विस लाइंस, ये आपके घर के बगल में पोल लगे हैं। ठीक है, तो ये जो केबल आप कनेक्ट करेंगे इस पोल से घर में, तो दिस इज कॉल्ड सर्विस लाइंस आर मेंस। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, ये आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ से ये जो लाइन कनेक्ट होगा, ठीक है, तो ये दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटर लाइन। और फीडर क्या होगा, जो सब स्टेशन से लेके इस ट्रांसफार्मर या ये ट्रांसफार्मर, सपोज दैट अगर ये ट्रांसफार्मर है, क्योंकि आपका घर है ये सिंगल लोड है। ठीक है, और 3 फेज लोड भी हो सकता है, तो ये आपका 3 फेज लोड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर लाइन्स हो गया। ठीक, फीडर लाइन क्या होगा, इस ट्रांसफार्मर के पहले का जो लाइन होगा, दिस इज योर फीडर लाइन। तो फीडर लाइन क्या करता है, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर लाइन के बीच में जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड फीडर। और डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होता है, इस ट्रांसफार्मर के बाद जो हम कंज्यूमर के इंड तक या कंज्यूमर के पोल तक जो लाइन होती है सिंगल फेज या 3 फेज, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर। सर्विस लाइन क्या होती है, पोल के बाद जो हम घर में के मेंस से कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्विस लाइंस और मेंस। ओके, इसके बाद हम देखते हैं इसका ये आपका अभी जो मैंने डिस्कस किया ऊपर सब स्टेशन है। दिस इज फीडर ए, फीडर बी, फीडर सी। ठीक है, तो ये आपका फीडर हो गया। फिर यहाँ पे आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगा। ये आपका 3 फेज भी हो सकता है। ये फीडर आपका 11 केवी या 33 केवी हो सकता है। ठीक है, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी आपका ये 11 केवी है। फिर आपका ये सर्विस मेंस है। फीडर आपका ये 11 केवी या 33 केवी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके लोड इंडस्ट्री भी हो सकता है, हॉस्पिटल्स भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम यहाँ से 11 केवी या 33 केवी से 440 वोल्ट 3 फेज या 230 वोल्ट सिंगल फेज हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मीन्स 11 केवी 440 वोल्ट 3 फेज AC या 230 वोल्ट सिंगल फेज AC। और ये आपका सर्विस लाइंस, यानी पोल से आपका जो कंज्यूमर्स है यानी आपका घर है, दैट इज कॉल्ड सर्विस लाइंस आर सर्विस मेंस। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।